अगर मैं आपसे कहूं कि एक फील्ड मार्शल भारत के प्रधानमंत्री की बात को नकार देता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक फील्ड मार्शल 36 घंटों तक युद्ध भूमि पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए बेहोश पड़ा रहता है, लेकिन आखिर तक हार नहीं मानता। अगर मैं ये कहूं कि एक फील्ड मार्शल अपने देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कह के बुलाता है, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होता। हाँ, अगर बात यकीन करने वाली होती, बात अगर आसानी से यकीन करने वाली होती तो मैं आपको इस जाबाज अफ़सर की कहानी नहीं सुनाता। मैं आज आपको उस जाबाज अफ़सर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम था श्याम मानेक शाह, श्याम हरमोजी मानेक शाह। जी हाँ, ये वो जाबाज अफ़सर है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को अलग करके एक बांग्लादेश बना दिया। इस जाबाज अफ़सर को उसके दोस्त श्याम बहादुर के नाम से भी बुलाते थे। आपने अभी फ़िलहाल जो श्याम बहादुर नाम की एक फ़िल्म आई है उसके बारे में भी आपने सुना होगा, जहाँ तक किसी ने ये फ़िल्म भी देखी होगी। अगर ये फ़िल्म किसी ने नहीं देखी है तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्याम बहादुर की पूरी कहानी बताने की कोशिश करूँगा। बने रहे अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील तुर्कर। प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज की कहानी है उस जाबाज अफ़सर की जो ब्रिटिश फ़ौज में भी एक आर्मी ऑफिसर रहे और भारत स्वतंत्र होने के बाद इंडिया के आर्मी में भी वो एक बड़े अफसर रहे और फील्ड मार्शल ये आर्मी के सर्वोच्च पद पर वो पहुंच गए। 3 अप्रैल 1914 में जन्मे श्याम बहादुर अपने जिंदा दिली बहादुरी के लिए हर भारतीय के दिल में बसे रहेंगे। हर भारतीयों को श्याम बहादुर की कहानी जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों बने रहे अंत तक। गुजरात के वलसाड़ में एक पारसी परिवार रहता है और उस पारसी परिवार के मुखिया थे हरमोन जी मानेक शाह। हरमोन जी मानेक शाह ये पेशे से डॉक्टर थे और अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस वो गुजरात के वलसाड़ एरिया में करते थे। लेकिन उनके जो दोस्त थे, ये ब्रिटिश शासन का वो ज़माना था। उस ज़माने में लाहौर जो था वो हमारे हिंदुस्तान में ही था और उस समय उन हरमोन जी के जो दोस्त थे वो लाहौर में थे और उनके दोस्त उन्हें वहाँ पे बुला लेते हैं कि वहाँ लाहौर में अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस होंगी, डॉक्टरी प्रैक्टिस होंगी। इसलिए हरमोन जी अपने फैमिली के साथ लाहौर जाने की ठान लेते हैं और इसी कड़ी के तहत हरमोन जी अपने फैमिली के साथ अमृतसर होते हुए लाहौर के लिए निकल पड़ते हैं। बात 1903 की है। लाहौर जाने के लिए, अपने दोस्त के पास जाने के लिए हरमोन जी मानेक शाह अपने बीबी और बच्चों के साथ निकल पड़ते हैं। लेकिन होता यूँ है कि जब लाहौर के लिए वो निकलते हैं तो अमृतसर के पास उनकी जो बीबी थी उनको लेबर पेन चालू हो जाता है। रास्ते में ही लेबर पेन चालू होने की वजह से डॉक्टर जो मानेक शाह थे, जो हरमोन जी मानेक शाह थे, अपने बच्चों के साथ और बीबी के साथ वहीं अमृतसर में रुक जाते हैं और वहाँ के जो स्टेशन मास्टर होते हैं, वो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी मदद से अपनी बीबी को अस्पताल में भर्ती करते हैं। ये जो बीबी है उनको एक बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से जो लाहौर जाने का हरमोन जी का जो प्लान था वो वहीं पे रुक जाता है और कुछ महीने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद हरमोन जी वहीं उसी एरिया में, मतलब अमृतसर में ही अपना डॉक्टर की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं और लाहौर जाने का उनका जो ख्याल था वो ख्याल छोड़ देते हैं। और इस तरह से हरमोन जी उस लाहौर में ही अपनी पूरी फैमिली के साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में जो ब्रिटिश फ़ौज थे, उस ब्रिटिश फ़ौज में हरमोन जी मानेक शाह वहाँ पे मेडिकल अफ़सर करके वहाँ पे कुछ दिन काम करते हैं और ब्रिटिश आर्मी जो थी वो ब्रिटिश आर्मी को ट्रीटमेंट करने के, मेडिकल सुविधाएँ प्रोवाइड करने का काम हरमोन जी मानेक शाह ये करते हैं। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में श्याम मानेक शाह का जन्म होता है। श्याम मानेक शाह बचपन से ही काफ़ी होशियार और होनहार बच्चे थे। श्याम मानेक शाह की पूरी पढ़ाई, प्राथमिक पढ़ाई अमृतसर में ही होती है और श्याम मानेक शाह अपने पिताजी की तरह मेडिकल फील्ड में जाना चाहते थे। शुरुआत से, बचपन से ही आर्मी में उसके पिताजी मेडिकल ट्रीटमेंट करते थे और मेडिकल प्रैक्टिस आर्मी के लोगों के साथ करते थे, तो स्वभावतः आर्मी के लोगों के प्रति उनमें काफ़ी लगन थी। अपने आगे के पढ़ाई के लिए श्याम मानेक शाह लंदन जाना चाहते थे, लेकिन हरमोन जी के जो बड़े बेटे थे, 2 बेटे ऑलरेडी लंदन में जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए फिर से श्याम मानेक शाह को वहाँ पे भेजना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए मना कर देते पिताजी हरमोन जी अपने बेटे को लंदन पढ़ाई के लिए। और जो उनका सपना था, मतलब डॉक्टरी करने का, मेडिकल फील्ड में आने का जो सपना था, वो सपना धरा का धरा रह जाता है। आखिर अपनी पूरी पढ़ाई
जो अमृतसर के आसपास ये शाम मानेकशॉ करते हैं। लेकिन आर्मी में जाने का उनका जो जज्बा था, वो जज्बा, उनका जो सपना था, वो सपना 1931 में पूरा हुआ। होता यह है कि 1931 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना होती है और अपने पिता के खिलाफ जाकर शाम मानेकशॉ इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह के मिलिट्री का सफ़र यहाँ से उनका शुरू हो जाता है। शाम मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी अपनी जीत पूरी करने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जन्म ही आर्मी के लिए बना था। शाम मानेकशॉ इंडियन आर्मी अपनी जीत पूरी करने के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जन्म एक आर्मी मैन के लिए ही बना था। एक ऐसा आर्मी मैन जो निडर था, निर्भीक था और मौत के आंखों में आग डालकर दुश्मन से लोहा लेने का हिम्मत रखता था। इसका परिचय उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में दिया था। शाम मानेकशॉ की बहादुरी देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डबल प्रमोशन दे देते। ये बात 1942 की है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू था। बर्मा में ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में शाम मानेकशॉ शामिल हो जाते हैं और बर्मा में ब्रिटिश आर्मी के तरफ से कैप्टन के तौर पे वो जापानी फौजों का मुकाबला करते हैं। दोनों फौजों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एक जापानी सोल्जर के मशीन गन से निकली हुई गोलियां, करीबन 9 गोलियां शाम मानेकशॉ के पेट में लग जाती है और करीबन 9 गोलियां लगने के बाद शाम मानेकशॉ करीबन 36 घंटे तक युद्ध भूमि पर बेहोश पड़े हुए थे। उनकी ये हालत देख के उनके जो सिपाही थे, जिनका नाम शेर सिंह था, उनके पास आते हैं और उनको मेडिकल कैंप तक कैसे भी पहुंचा देते हैं। मेडिकल ऑफिसर जब उनकी हालत देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। पूरी तरह से खून से लथपथ शाम मानेकशॉ पूरे बेहोश हो चुके थे और उनकी हालत देखकर जो मेडिकल अफसर थे उन्हें डेथ घोषित कर देते हैं। लेकिन शाम मानेकशॉ की इस हालत का पता उनके जो अफसर थे, बड़े जो अफसर थे जिनका नाम डीटी कॉन था, ये बात उनको जब पता चलती है तो वो तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंच जाते हैं। शाम मानेकशॉ की वो हालत देखकर वो भी चौंक जाते हैं। उनके पास का जो मिलिट्री क्रॉस था वो शाम मानेकशॉ को दे देते हैं। मिलिट्री क्रॉस जो पराक्रम करते थे, जो युद्ध भूमि पर अतुल्य पराक्रम करते थे और जो लोग जिंदा रहते थे, उन्हीं को वो मिलिट्री क्रॉस है उनको दे देते हैं। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद शाम मानेकशॉ को वहाँ के जो डॉक्टर है वो चेक करते हैं और उनका इलाज करते हैं। उनके शरीर से 9 गोलियां बाहर निकालते हैं और 9 गोलियां बाहर निकलने के बाद शाम मानेकशॉ को होश आ जाता है। और जब होश उनको आता है तो डॉक्टर उनको पूछते हैं कि आपके बारे में, आपके साथ में क्या हुआ था। तो बड़े बेबाक अंदाज से जवाब देते हैं शाम मानेकशॉ। क्या कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, एक गधे ने मुझे लात मार दी थी। इस कठिन विपरीत परिस्थिति में भी शाम मानेकशॉ इस तरह से हंसते हुए जवाब देते थे। इसी का प्रभाव उनकी जो रेजिमेंट थी, उनकी जो सैनिक थे, उनके जो सोल्जर थे, उनको बड़ा प्रोत्साहित करता था। वो बड़ा आत्मविश्वास उनका बढ़ जाता था। उनका कहना था कि हमने एक सैनिक है, हम लोग सैनिक है तो हम क्या निडर रहना चाहिए। इस तरह की बातें वो हमेशा अपने सोल्जर के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में शेयर करते थे। और इस तरह से निडर बेबाक जो अफसर थे वो शाम मानेकशॉ उस ब्रिटिश आर्मी में थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हो जाता है, अलग से एक पाकिस्तान देश बन जाता है, तो पाक आर्मी में भी शाम मानेकशॉ को एक अच्छी खासी ऑफर मिल जाती है। लेकिन पाक आर्मी को न चुनते हुए वो भारत के आर्मी में रहना पसंद करते हैं और शाम मानेकशॉ भारत के आर्मी में आने के बाद उनको भारत सरकार की तरफ से उनको गोरखा राइफल में तैनात किया जाता है और गोरखा राइफल में ही उनको शाम बहादुर ये नाम मिला, क्योंकि जो गोरखा लोग थे उनको शाम मानेकशॉ ये उनको जो उच्चारण था वो उच्चारण करने के लिए उनको तकलीफ होती थी। तो वहाँ के जो गोरखा रेजिमेंट के जो लोग थे उनको शाम बहादुर, उनकी बहादुरी को देख के उन्होंने उनका नाम, उनके दोस्तों ने नाम शाम बहादुर रखा था। आगे चल के इनको शाम बहादुर के नाम से ही लोगों में परिचित होना पड़ा और लोग उनको शाम बहादुर के नाम से ही जानते थे। सन 1971 में जो पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था, उस पूरी युद्ध की कमान शाम बहादुर ने संभाली थी। आपको पता होगा कि उस युद्ध में भारत की बड़ी जीत हुई थी और करीबन 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर इस शाम बहादुर ने किया था। इस तरह से शाम बहादुर यानी शाम मानेकशॉ अपने देश के हीरो बन चुके थे। शाम मानेकशॉ ये वो जाबाज अफसर थे कि उनकी सूझबूझ, उनकी तेज तर्रार दिमाग और उनकी लगन और उनका देश प्रेम देखकर सारे लोग हैरान होते थे। और 1971 में जब
90,000 सैनिकों को भारत ने उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था, उन सारे 90,000 सैनिकों का देख रेख और उनका पूरा व्यवस्था शाह मानेकशॉ की तरफ था। हालांकि जब बांग्लादेश में वो शरणार्थी थे, उस समय उन पे कोई भी अटैक हो सकता था, उन पे कोई भी जो बांग्लादेशी लोग थे कोई भी उन पे गुस्सा निकाल सकता था और उनको ख़त्म कर सकता था। लेकिन उनको सेफ्टी रखना ये भी बड़ा एक चैलेंज का काम था और ये पूरी जिम्मेदारी शाह मानेकशॉ बड़े होशियारी के साथ वो निभाते हैं। और इतना ही नहीं तो जो पाकिस्तान के जो अफसर थे या फिर उनके जो सोल्जर्स थे, उनको पूरा खाना पीना से लेके पूरी इंतज़ाम खुद मानेकशॉ अपने अफसरों के साथ उनका देखरेख करते थे। तो इसी की वजह से जो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, इनके भी मन में शाह मानेकशॉ के प्रति एक आदर का भाव था। शाह मानेकशॉ जो थे वो हमेशा अपने सेना और उसके भलाई के बारे में सोचते थे। 1972 में शाह मानेकशॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1973 में उनको भारत का पहला फील्ड मार्शल भी चुना गया। सन 1971 में भारत पाकिस्तान की युद्ध की रणनीति हो रही थी, तभी मानेकशॉ ने अपना पक्ष बेबाकी से रखा था। पीएम इंदिरा गांधी ने शाह मानेकशॉ को 1971 के युद्ध की पूरी रणनीति बनाने की पूरी खुली छूट दी थी। युद्ध की पूरी जो जानकारी थी या पूरी जो प्लानिंग थी, शाह मानेकशॉ डायरेक्ट इंदिरा गांधी से शेयर करते थे। इस बीच वो किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते थे। शाह मानेकशॉ ने अपनी सूझबूझ और तेज दिमाग और बहादुर के कारण 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश का एक पुनर्निर्माण कर दिया। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान थे। आपको बता दूं कि याह्या खान और शाह मानेकशॉ ये काफ़ी अच्छे दोनों दोस्त थे। भारत का विभाजन हुआ तब शाह मानेकशॉ के पास में एक यूएस मेड एक मोटरसाइकिल थी और उस मोटरसाइकिल को जो याह्या खान थे यहाँ से पाकिस्तान लेके जाते। मोटरसाइकिल याह्या खान अपने साथ पाकिस्तान ले जाते, लेकिन उधारी के 1,000 रुपये श्याम को लौटाना भूल जाते हैं। उसका बदला शाम ने आधा पाकिस्तान लेकर चुकाया था। यह भी बात वो बड़े मजाक के तौर पे हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा करते थे। शाह मानेकशॉ बड़े हाजिर जवाबी थे। कोई भी बात बड़ी बेबाकी की तरह करना और किसी से भी निडर होकर बात करना उनकी एक खूबी थी। पीएम इंदिरा गांधी को कभी वो मैडम नहीं कहते थे। हालांकि जो पीएम इंदिरा गांधी थे, उनके जो पति थे फिरोज गांधी, वो पारसी परिवार से आते थे और जो शाह मानेकशॉ थे ये भी पारसी परिवार से आते थे। तो दोनों का पारसी कनेक्शन होने की वजह से कभी शाह मानेकशॉ इंदिरा गांधी को कभी स्वीटी कह के भी बुलाते थे। तो इतने क्लोज रिलेशन, इतने अच्छे रिलेशन शाह मानेकशॉ ने पीएम के साथ बनाए हुए थे। उस समय पाकिस्तान के याह्या खान ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और पूरा जो पाकिस्तान का जो प्रशासन था वो आर्मी के हाथ में ले लिया था और पूरी पाकिस्तान की कमान आर्मी के हाथ में याह्या खान ने अपने हाथ में ले ली थी। और यही कोशिश भारत में भी जो शाह मानेकशॉ है ये करने वाले हैं। इस तरह की कुछ अफवाहें वहाँ पे फैल चुकी थी कि शाह मानेकशॉ ये पावरफुल इंसान थे और शाह मानेकशॉ पाकिस्तान की तरह भी अपने भारत की पूरी जो राजनीति है, राजकारण का जो तख्ता है वो पलट कर अपने हाथ में सत्ता लेना चाहते थे। इस तरह की कुछ अफवाहें उस समय फैल चुकी थी। ये अफवाह सुनकर खुद पीएम इंदिरा गांधी परेशान हो जाती है और एक दिन पीएम इंदिरा गांधी शाह मानेकशॉ को अपने ऑफिस में बुला लेती है और उस समय जो अफवाहें चल रही उस अफवाहों के बारे में शाह मानेकशॉ को वो पूछ लेती है। तब उस समय बड़े बेबाकी के साथ शाह मानेकशॉ पीएम इंदिरा गांधी को जवाब देते हैं कि मैम, आपकी भी नाक लंबी है और मेरी भी नाक लंबी है। मैं कभी भी किसी के कामों में दखल नहीं देता और आप भी मेरे काम में मुझे दखल मत दे। हालांकि जो राजनीति करना है वो आपका काम है और देश की रक्षा करना मेरा काम है और मुझे आपके कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं। और जो आपके मन में जो शंका है या जो अफवाहें फैल रही उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और ऐसा कुछ मेरा कोई प्लान नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं अपने देश के लिए समर्पित हूँ और देश प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये बात सुनकर इंदिरा गांधी बड़ी खुश हो जाती है। उनके मन में जो टेंशन था वो ख़त्म हो जाता है। कहने की बात यह है कि शाह मानेकशॉ उस समय इतने पावरफुल इंसान थे कि पीएम को भी कभी कभी अफवाहों की वजह से टेंशन में आना पड़ता था। शाह मानेकशॉ अपने कर्तव्य के प्रति बड़े ईमानदार थे। अपने बेबाक अंदाज के कारण शाह मानेकशॉ हमेशा चर्चा में रहते थे। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होता। सेना में बड़ी रैंक होती है। फील्ड मार्शल
कभी भी रिटायर नहीं होते। फील्ड मार्शल अपनी सैलरी यूनिफॉर्म के साथ अपने डेथ तक बने रहते हैं। 1973 में श्याम मानेकशॉ को देश के पहले फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाती है, लेकिन उनको जो सुविधाएं थी वो कभी नहीं मिलती, जैसे कि गाड़ी, बंगला या फिर नौकर चाकर, जो भी कुछ सुविधाएं हैं वो कभी उनको मिलती नहीं। आर्मी जनरल की जो पेंशन थी उसी पे अपना वे गुजारा करते थे। सीनियर आर्मी अफसर आज भी मान्य करते हैं कि श्याम के साथ सरकार का व्यवहार ये दुर्भाग्यपूर्वक था। हालांकि श्याम ने कभी इस बात का जिक्र, कभी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने अपने रहते हुए कभी नहीं दिया। एक न्यूज़ के मुताबिक 1907 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 1.3 करोड़ रुपए का जो 30 साल का उनका जो एरियस था उनके लिए एक चेक बना के रखा था और वो चेक उनको सुपुर्द किया। लेकिन इस रकम को लेने से पहले ही जीवन के 94वें साल में श्याम मानेकशॉ 27 जून 2008 में निमोनिया से लड़ती हुई परमात्मा में विलीन हो गए। कहा जाता है कि श्याम मानेकशॉ के आखिरी शब्द भी आई एम ओके यही थे। ये बात भी सच है कि श्याम मानेकशॉ के मरणोपरांत जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, जिनके वो हकदार थे। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के समय भारत का कोई भी राजनेता या बड़ा आर्मी का ऑफिसर उस अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल नहीं था। लेकिन कुछ भी हो, इस भारत माता के महान सपूत के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से शत शत नमन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, भारत माता के वीर सपूत श्याम मानेकशॉ की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियों का सिलसिला अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारी इन देश के महान सपूतों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। प्रभात क्राइम की इस सीरीज में मैं इस तरह की रोचक कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।